वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था कि विक्लिस बानो गैंग रेप हत्या और सज़ा माफ़ी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, टॉपिक है, पुराने जख्म पुनः ताज़ा हो गए हैं। तो उससे संबंधित जो न्यूज़ है उसे हम लोग कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत से प्रश्न यहाँ पर सवाल खड़ा करते हैं। व्यवहारिक और प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सभी रूप से प्रश्न को उभारता है। तो आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे, घटनाक्रम क्या था, सीबीआई की जांच प्रक्रिया कैसी थी, किस प्रकार से सीबीआई जांच ने किया था, सीआरपीसी का धारा जो 432 है और 433 ए है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमा की शक्ति है, दोनों के बीच अंतर क्या है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इस पर राज्य सरकार की यथाशक्ति क्या है इस मामले में, सज़ा माफ़ी के संदर्भ में वो क्या नियम कानून बना सकता है, वो किस प्रक्रिया को फॉलो करता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या रहा इस मामले में, उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए yuktiyis.in को, www.yuktiyis.in को। देखिए यह सायरा बानो जी हैं। तो यह इन पर बहुत 15 अगस्त जो 2022 का दिन रहा तो पुनः याद इनका ताज़ा हो गया और सभी समाचारों में ये सुर्खियों का विषय रहा कि इस दिन ही का चयन क्यों किया गया और इस प्रकार की घटनाओं में क्या सज़ा माफ़ी होनी चाहिए जिस प्रकार की घटना हुई थी। तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले तो आप लोग युक्ति आई इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सबसे पहले क्या है, युक्ति आई इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग को अवेलेबल कराता है युक्ति आई इस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर यूपीएससी स्टेट पीसीएस सभी टेस्ट है, पीटी प्लस मेंस के, यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी जितने भी हिंदी स्टेट पीसीएस है वहाँ पर आप लोग को टेस्ट अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पायरेंट के लिए टेस्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार, एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एयरफोर्स सभी के एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है और बहुत लो कॉस्ट प्राइस में, जैसे 2,229,399 में आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल है और 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल हैं। तो सोच सकते हैं कि कितने लो प्राइस में आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग हमसे जुड़ने के लिए पहले गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और चीज़ों को पहले जाके देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर परचेज़ कीजिए। बहुत से फ्री टेस्ट भी है तो फ्री टेस्ट पहले दीजिए, उसकी क्वालिटी को देखिए तो जाके समझ में आएगा युक्ति आई आप लोग के लिए क्या लेकर आया। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiyis.in, तो विज़िट करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए ईमेल पर आपको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी कोचिंग बनाइए। साथ ही साथ इस बार कोड को जरूर स्कैन कर लीजिएगा ताकि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर बहुत से लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, स्लाइड प्रोवाइड कराया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी चीज़ें आप लोगों को मिलता रहे। ज़रूर युक्ति आई इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट यूज़ कीजिए, बारकोड को स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर युक्ति आई लिखिएगा, हम लोग वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग हमें फॉलो कीजिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या था मामला, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चर्चा का विषय क्यों रहा है। तो जो वर्ष 2002 का घटना है यह है कि गुजरात दंगे जो हुए थे उस दौरान विक्लिस बानो से गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की सज़ा काट रहे 11 अभियुक्तों के रिहा कर दिया गया। इस 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 1992 के या माफ़ी नीति उसके तहत यह किया गया है। और 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेंद्र भट्ट, राधेश्याम शाह जैसे विभिन्न 11 व्यक्तियों को यह रिहा किया गया इस दिन। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफ़ी के मामले विचार करने के लिए कहा था। साथ ही साथ इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, पंचमहल के कलेक्टर जो थे सुजल मत्राया,
मयात्रा, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। और मयात्रा के अनुसार ये क्या है कि जो कैदियों की माफ़ी की मांग के लिए विचार करने वाली बनी कमेटी थी, जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला लिया था। राज्य सरकार सिफारिश भेजी गई और फिर दोषियों को रिहा करने का आदेश मिला। और नोट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मामले में गुजरात सरकार अधिनियम जो 1992 माफ़ी नीति के अनुसार दोषियों की याचिकाओं पर विचार करती है। तो यह रहा चर्चा का विषय का कारण। अब यहाँ पर कुछ व्यवहारिक पक्ष है कि क्या 15 अगस्त जब प्राचीर पर प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ बहुत से हमारे समाज में फैली कुरीतियों की बात कर रहे थे, तो उसमें इस प्रकार की जब घटना होती है, महिलाओं के साथ गैंग रेप या बलात्कार की घटनाएं होती, उससे सजाता जो लोग काट रहे हैं, तो क्या वो 14 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं तो उस अपराध के लिए दोषमुक्त उन्हें किया जा सकता है या सज़ा माफ़ी दी जा सकती है? तो यह प्रश्न है। तो आगे हम लोग इस पर विस्तृत बात करेंगे। पहले इसके जो एक यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट के लिए आप लोगों के लिए जो व्यू होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके सभी आयामों पर, व्यापक पक्षों पर। और अपना व्यक्तिगत राय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस टॉपिक पर क्या राय रखता हूं, और इस प्रकार की राय आप लोगों को कायम रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो उस पर हम सारी चर्चा करेंगे। ये देखिए 11 व्यक्ति जो लोग हैं इनको रिहा किया गया था। तो कुछ चीज़ें हैं, पक्ष विपक्ष की दोनों बात हैं, दोनों लोग इस पर खड़ा होंगे। इसके पक्ष के जो लोग हैं कि नहीं माफ़ी होनी चाहिए, और विपक्ष में जो महिलावादी सुधारवादी आंदोलनकारी हैं, एक महिला पक्षकार जो लोग होते हैं वो भी इसके पक्ष में आएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर व्यवहारिकता क्या कहता है, क्या नियम कानून है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए घटनाक्रम पूरा पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों की भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दिया जाता है। तो गोधरा कांड के बारे में कौन भारत के लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। यह भी एक निर्मम हत्या की गई थी इसमें। तो ये अलग विषय है, इस पर विचार विमर्श करने के, इस पर टॉपिक कवर करने के लिए क्या यह नहीं होना चाहिए थे, इसके प्रतिरोध में बहुत से दंगा भड़का और हिंदू मुस्लिम जो विवाद था और भी गहरा होता चला गया। तो यह घटना हुई थी उस दौरान। तो उस पर गोधरा कांड पर हम लोग विशेष कभी बात चर्चा कर लेंगे कि उस पर क्या इसके व्यवहारिक पक्ष था, क्या यह सही था या गलत था, उसके हम लोग विभिन्न आयामों पर बात करेंगे। पर उस दंगा के संदर्भ में ये बात देखने को मिला, वहाँ पर गुजरात में यह दंगा भड़का था जिसमें 59 लोगों को यह हत्या हो गया था, इसमें मौत हो गई थी कार सेवक में। तो कार सेवकों जो गए हुए थे, दंगाइयों के हमले से बचने के लिए गुजरात के, याद रखिएगा, दामोह जिले के रंधिकपुर गांव के रहने वाले बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बच्ची के साथ, जिनका नाम सालेहा था, और परिवार के 15 अन्य दूसरे सदस्यों के साथ गांव से निकली, जबकि उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती भी महिला थी। ध्यान रखिएगा जब ये घटना हुई थी उस समय वो 5 माह की गर्भवती भी थी। तो ये घटना 3 मार्च 2002 को बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ सामूहिक रेप किया गया, बलात्कार किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। उस सामूहिक दुष्कर्म में उसकी मां भी का भी हुआ था बलात्कार। इस हमले में रंधिकपुर जो थे उसके 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए, जो कि सभी बिल्किस के परिवार के 7 सदस्य उसमें शामिल थे। और साथ ही साथ उसकी बेटी जो थी सालेहा, उसकी भी मौत इस घटनाक्रम में हो गई। तो केवल यहाँ पर शब्दों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता यह कितनी घटना विभत्स रही होगी। अगर इसको अपने मन मस्तिष्क में देखिएगा, इसको थोड़ा सा चित्रण कीजिएगा, तो इस घटनाक्रम में आप यह देख पाइएगा कि एक महिला के साथ किस हद तक जाकर किसी व्यक्ति समूह के द्वारा सामूहिक रेप किया गया। किसी भी सभ्य समाज में यह जायज़ ठहराया नहीं जा सकता है ऐसी घटनाओं को। तो यह उस दौरान सबसे बड़ी घटना के रूप में देखी गई थी गोधरा कांड के दौरान। तो इसके संदर्भ में कुछ और भी घटनाक्रम हुई, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए गोधरा कांड के संदर्भ में एक स्लाइड है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। जब PDF आप लोगों को प्राप्त होगा, PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।
तो इसके संदर्भ में आप लोग चीज़ों को कवर कर लीजिएगा जो गोधरा कांड से रिलेटेड है। कुछ मैंने स्लाइड के रूप में ही शामिल कर लिया था। अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे 59 कार सेवकों को कथित तौर पर हमला कर दिया गया गोधरा रेलवे स्टेशन पर। इसके पीछे बहुत सी साजिश थी, तो इसमें हमला में लोग जले थे, मौत हो गई। देखिए जलता हुआ ट्रेन था और जिंदा जल गए थे। और फरवरी 2002 में ही अहमदाबाद के आवासीय सोसाइटी गुलबर्ग में, जहां ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे थे, भीड़ ने उन पर हमला किया और पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई इस दंगे में। साथ ही साथ मार्च 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। तो इसके संदर्भ में कुछ और भी घटनाक्रम देखने को मिलता है, तो उस पर हम लोग कभी अलग चर्चा करेंगे। पर अभी विल्किस जो मामला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे ये जो शब्दों का जो एक स्लाइड में जो शब्दों का चयन है उसके आधार पर आप उस घटनाक्रम का दृश्य अपने मन में रखिए कि महिला के साथ कितनी व्यवस्था के साथ दुष्कर्म हुआ, घटना घटी, और उस महिला ने किस रूप से उस दौरान अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक मानसिक सभी संतुलन को कायम रखा होगा, किस दौर से वो गुजर रही होंगी। उसका आकलन हम बैठ के इस वीडियो स्लाइड में नहीं कर सकते और आप इस वीडियो स्लाइड को देख नहीं सकते। जिस पर घटना घटती है वही इस दर्द को समझ सकता है कि किस दौर से वो, उसकी सभी सपने होंगे, सभी जो आकांक्षाएं होंगी, उसी दिन मौत हो गई। साथ ही वो लंबी लड़ाई के साथ इस जो लोग थे उसको मिला इस पर सज़ा, तो उस पर क्या हुआ था सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए लोकल थाने में शिकायत दर्ज किया गया, बाद में जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। कोई सबूत नहीं मिला लोकल पुलिस को। तो हमेशा लोकल पुलिस प्रश्न में रहता है कि उसे कोई सबूत नहीं, बड़े बड़े मामलों में सबूत नहीं मिलता है। पर किस रूप से काम करती है लोकल पुलिस के से छुपा हुआ नहीं है। पर इसके बाद जो विल्किस से मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मानवाधिकार जो महिला आयोग मानवाधिकार है, साथ में महिला आयोग, उसके समक्ष ये पहुंचती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट पेश किया गया उसे खारिज कर दिया और सीबीआई को मामलों को नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया, 18 लोगों को दोषी पाया, जिसमें से 5 पुलिसकर्मी सहित 2 डॉक्टर भी शामिल थे। देखिए कितने बड़े लोग निर्लज्जता के साथ सहयोग देते इस मामलों में। जब भी इस प्रकार के मामले आते हैं तो हमारे आसपास के लोग ही उसे बचाने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं समाज उसे बहिष्कृत करे, ऐसी आज तक भावना देखने को नहीं मिली। हाल ही की बहुत सी घटनाएं ऐसी महिलाओं के संदर्भ में देखने को मिली है। उन्नाव घटना हो या हाथरस कांड हो, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, जहाँ पर पूरा पुलिस महकमा अपने गलतियों को छुपाने में लगी थी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हम सभ्य समाज में रहते, अगर किसी प्रकार की घटनाएं ऐसी होती है तो पूरी पुलिस महकमा को, पूरी सोसाइटी को इसके विरुद्ध खड़ी होनी चाहिए। किसी भी पार्टी धर्म विशेष से वो संबंध क्यों नहीं रखता हो, उसको इसमें सख्त एक्शन रखने के लिए रखी जानी चाहिए उनके द्वारा, और स्पष्ट नीति होनी चाहिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया, जो 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, पर 11 लोगों को दोषी करार दिया गया। और इन लोगों पर गर्भवती महिला के साथ रेप, हत्या और गैर कानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया और सजा दी गई, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें क्या थी वो भी हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था, और जो भी संबंधित लोग हैं उन्हें सजा याफ्ता भी दिया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए, आप लोग होनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक जो बिल्किस बानो जी हैं उनको इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो प्रशासनिक अदूरदर्शिता किस रूप से है आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ नोट याद रखिएगा, जब यह 15 अगस्त 2022 को यह घटना घटी जिसमें दोषियों को माफ़ किया गया सज़ा, उसके सामाजिक, महिला, मानवाधिकार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित 6000 से अधिक नागरिकों ने, ध्यान रखिएगा 6000 से अधिक नागरिकों ने उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि 2002 के बिल्किस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के लिए दोषी करार दिए गए 11 व्यक्तियों की सजा माफ़ी करने के निर्णय को रद्द कर दिया जाए।
तो यह न्यायालय में भी गया हुआ मामला याचिका, इस पर देखिए क्या आता है। शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को कि इस प्रकार के जब भी इस प्रकार की माफ़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, और हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है इस प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम भी है। बहुत से ऐसे मामले में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर राज्यपाल की क्षमा शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति और धारा CRPC की धारा जो आचार संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें आपको धारा 433A की चर्चा देखने को मिलती है। क्या इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्यपाल को क्षमा की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC है की धारा 433A से अधिक दी गई है, प्राप्त है। धारा 33A में जो प्राप्त है शक्तियाँ राज्य को कि 14 साल पूरा होने से पूर्व उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, जो उम्र कैद की सजा है, पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त है कि उन मामलों को वो उस पर विचार कर सकती है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में दया याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता, हालांकि निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। देखिए ये मामला हमेशा रहता है कि स्वविवेक के साथ कार्य करे राज्यपाल, तो स्वविवेकीय शक्तियाँ किस सीमा तक सीमित की गई है ये भी देखने वाली बात है कि इस प्रकार के अगर मामला अगर राज्य में उठता है तो राज्यपाल क्या इसे उतनी शक्ति प्राप्त है कि इस प्रकार के समाधान को वो निरस्त कर सके। तो इसके पास समय सीमा निर्धारित नहीं है, पर वो निरस्त नहीं कर सकती है, वो आज न कल आने वाले समय में उस पर निर्णय देना होगा, या क्षमा देती है या क्या करती है इसके संदर्भ में। पर अमूमन मंत्रिपरिषद का जो सिफारिश होता है उसे मानता है राज्यपाल, तो इसके संदर्भ में देखने को मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष के जेल में होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि ऐसे कुछ मामले जिनमें 14 साल के कारावास की सज़ा कैदी काट चुका है, उससे पूर्व भी उसके व्यवहार के आधार पर राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। इस प्रकार क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति CRPC की धारा 433A के तहत किए गए प्रावधान के अतिव्यापन अर्थात उसे लोप कर देता है। जो शक्ति है कि 14 साल से पूर्व CRPC की धारा जो 433A के तहत यह है कि 14 साल के पूर्व किसी की रिहाई नहीं हो सकती, जो उम्र कैद की सज़ा जो काट रहा है उसको। पर इस शक्ति के तहत राज्यपाल अपनी क्षमा शक्ति के तहत उससे अधिव्यापन कर सकता है, उसे लोप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है, जिसमें कहा गया कि कैदियों को 14 साल के जेल के बाद माफ़ी किया जा सकता है, माफ़ी दिया जा सकता है। CRPC की धारा जो 433A में कहा गया कि जहां किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, उसके लिए मृत्युदंड कानून द्वारा प्रदान की गई सज़ा में से एक है। जहां किसी भी व्यक्ति को दी गई मौत की सज़ा की धारा 433 के तहत बदल दिया गया है, तो उसमें ऐसी बातें स्पष्ट की गई है कि धारा 433A उसमें माफ़ी 14 साल पूर्व नहीं मिलेगी। ऐसे में आजीवन कारावास के तहत व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें कम से कम 14 वर्ष की कारावास की सज़ा न काट ली हो। तो यह महत्वपूर्ण पक्ष था धारा 433A का। पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा राज्यपाल को जो क्षमा शक्ति प्राप्त है 161 के तहत, उसमें वह दे सकता है पूर्व उसके व्यवहार, उसके जेल में रहने के व्यवहार, उसके मानसिक बदलाव के संदर्भ में, उसके आचरण सद्भाव के संदर्भ में वह ऐसा निर्णय ले सकता है। ऐसे में आजीवन कारावास के तहत व्यक्ति तब तक जेल से रिहा नहीं किया जब तक कि उसके कम से कम यह काट ली न हो। यह CRPC की धारा 433A कहता है। धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 अर्थात संविधान 72 राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा है और 161 राज्यपाल के क्षमादान के संदर्भ में बात कर रहा है। तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमादान करने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में आप लोग को यहाँ से प्रश्न उभर सकता है और इंटरव्यू में यहाँ से जरूर इस वर्ष प्रश्न होगा। जो भी 1-2-4 महीने के अंदर इंटरव्यू होने वाले होंगे वहाँ से यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो इस बार कोड को आप लोग जरूर स्कैन कीजिएगा ताकि टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और इस PDF को वहाँ से प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति क्या है? राज्य सरकार इन सब मामलों में किन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 जो राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है उसमें के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन याद रखिएगा। न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति है वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, न कि क्योंकि राज्यपाल जो होता है उसके बिहाफ में काम करता है। जो भी सरकारें हैं तो सरकार जो कार्य कर रही है वो राज्यपाल के बिहाफ में ही होता है, तो राज्य सरकार का ही प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, सरकार की सलाह राज्य के उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। ध्यान रखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जो उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पर इसके लिए बाध्यकारी होगी, ऐसा नहीं पर राज्यों में बाध्यकारी नहीं है, वहाँ पर समय सीमा है, निर्धारित किया गया नहीं है, पर इसे पूर्ण विचार की शक्ति प्राप्त है और वो समय सीमा किसी भी समय सीमा में वो चाहे तो जब पूर्ण विचार होकर आएगा उसी दिन कर सकता है या तो कितने ही समय अंतराल में उस पर निर्णय ले सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। लघुकरण का क्रम क्या है, लघुकरण की स्थिति कैसे इस क्षमा को कम किया जा सकता है, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे जरूर आप लोग जानिएगा। लघुकरण और रिहाई की कार्रवाई इस प्रकार एक सरकारी निर्णय है, ध्यान रखिएगा। लघुकरण और रिहाई की जो कार्रवाई इस एक प्रकार के क्या है सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है, जो राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है। तो लघुकरण क्रम जो लघुकरण और रिहाई का जो कॉन्सेप्ट है वो राज्यपाल की अनुशंसा की भी जरूरत नहीं, मंजूरी की भी नहीं है, वो आदेश जारी कर सकती है। एक कमेटी बैठेगी, कमेटी के बाद राज्य सरकार को अनुशंसा देगी, राज्य सरकार उस प्रकार से निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार सीआरपीसी की धारा 432 या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट देने वाली नीति। देखिए, राज्य को प्राप्त है 432 और सीआरपीएस धारा कहता है 433, यह कहता है कि 14 वर्ष पूर्व किसी भी उम्र कैद से सजा काटने वाले को रिहाई नहीं दी जा सकती है, पर 432 के तहत नियम बना सकता है राज्य, उसके समय निर्णय ले सकता है। यदि कोई कैदी 14 वर्ष से अधिक समय का कारावास कर चुका है तो राज्य सरकार समय के पूर्व भी रिहाई का आदेश पारित कर सकता है, न्यायालय ऐसा मानता है। इस संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 सरकार को सजा माफ करने का अधिकार देती है, तो यह भी महत्वपूर्ण है आप लोग को 432, इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा, आने वाले समय में आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंट हो सकता है। देखिए, राज्य को शक्तियाँ बहुत प्राप्त है, राज्य इस बिहाफ में भी काम कर सकता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया के तहत सजाता है किसी भी सज़ा में, तो वो उसके लिए जो निर्धारित वर्ष है, अब ऐसा नहीं कि 14 वर्ष है कोई 2 वर्ष सज़ा काटा है और राज्य उसे माफ़ कर देगी, ऐसा नहीं होती, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। उसके लिए अप्रोप्रिएट 10 से 11-12 वर्ष देखने को मिला है कि ऐसे वर्ष में 10 से 12 वर्ष सज़ा काट लेता है तो उसे सज़ा माफ़ करती है। भले बिल्किस जो बानो महिला का जो केस है उसको हम महिला परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर व्यवहारिक पक्ष नियम यही कहता है कि जो व्यक्ति 14 साल की सज़ा काट लिया हो उसके संबंध में राज्य निर्णय ले सकता है, राज्यपाल निर्णय ले सकता है और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति भी निर्णय ले सकता है, उसके समीक्षा बैठक कर सकता है। इसके आधार पर वो उसे दोषी ठहराएगा या सज़ा को कंटिन्यू रखेगा या उसे सज़ा माफ़ी देगा, तो यह निर्णय ले सकता है। तो यह आपको नियम यह कहता है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 जो है के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सज़ा माफ़ करने के लिए, राहत देने के लिए, छूट देने के लिए, निलंबित करने के लिए या हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सज़ा के रूप में हो। तो जहां मौत के रूप में सज़ा, जैसे मौत का सज़ा दिया गया है, तो उस मामले में अनुच्छेद 72 के तहत उसे माफ़ी देने की शक्ति, उसे निलंबित करने की, छूट देने की या कम करने की, जैसे मौत से उम्र कैद की सज़ा के रूप में कर सकता है। बहुत से ऐसे मामले आए हैं। नेक्स्ट है,
सीमाएं क्या है यह भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। सीमाएं क्या है इसका, सीमाएं यह है क्या, राष्ट्रपति सरकार स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है, कई मामले वो मंत्रिपरिषद का राय जरूर लेगा, उसके सुझाव को वह अमूमन मानता है, पर बहुत से ऐसे केस देखने को मिला है जहाँ पर यह पेंडिंग के अवसर, क्योंकि समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो किसी भी समय में यह निर्णय ले सकता, स्वविवेक का प्रयोग करता है, पर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से। कई मामलों सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ कौन लिखा गया, यहाँ कोर्ट देख लीजिए, एरर ठीक कर लीजिएगा, निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति के दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। और इन मामलों में वर्ष 1980, ध्यान रखिएगा इस वाद को, 1980 का मारूराम बनाम भारत संघवाद और 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे। उसमें इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था कि स्वतंत्र होकर अपना क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो दो वाद याद रखिएगा, मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 और 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही चर्चित केस था जो इस सब मामले देखने को मिला था। पूर्ण विचार क्या है, इस पर चर्चा बहुत बार देखने को मिलती। पूर्ण विचार कॉन्सेप्ट क्या है, तो यह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्य है। हालांकि अनुच्छेद 74A उसे एक बार पूर्ण विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है। 78 के तहत ऐसा संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसा प्रक्रिया अपनाया गया था। यह मंत्रिपरिषद किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है और राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होता है। जब पूर्ण विचार की व्यवस्था अपनाई जाती है तो एक बार जब पूर्ण विचार हो जाता है तो उसके लिए बाध्य हो जाता है राष्ट्रपति ऐसे मामलों में सलाह मानने के लिए। पर जब एक पूर्ण विचार के लिए राष्ट्रपति जब लौटाता है तो सभी आयामों पर सरकार, तत्कालिक जो भी सरकार होगी, वो सभी पक्षों पर सभी आयामों को विस्तृत रूप से चर्चा करके तभी वो पुनः भेजेगी। ऐसा नहीं कि जो फाइल आया उसी फाइल को रिटर्न कर देगी, ऐसा नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है। राज्यपाल की शक्ति क्या है, तो यहाँ देखने वाली बात है राज्यपाल की शक्ति जो अनुच्छेद 161 है तहत राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति सजा माफ करने, राहत देने और राहत में छूट देने जैसे निलंबित करने, हटाने से कम करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात मौत की सजा छोड़कर बाकी चीज़ों में सजा को माफ़ कर सकता है, राहत दे सकता है, छूट दे सकता है, निलंबित कर सकता है या हटाने या कम करने की शक्ति दे सकता है। यह राज्यपाल को शक्ति है मौत की सज़ा को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में। आप ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ें। और चैनल को रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल की जो संख्या 1000 जो हम लोग तय किए इस माह में पूरा करने का, सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर, उसे पूरा करने में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। और भी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। देखिए अब है क्या, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के बीच अंतर क्या है, उसे जरूर जानना है। या पॉलिटी के पार्ट में, मेंस में या इंटरव्यू में बहुत आप लोगों को काम देगा वो आंसर राइटिंग करने में। जब शक्तियों का अलग किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, तो उसमें शक्तियों राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच कौन सा बेसिक मूल अंतर है उसे जानना बहुत जरूरी होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दायरा है, जबकि 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अधिक व्यापक है। जो 72 का आर्टिकल है वो 161 से कहीं अधिक व्यापक है। यह निम्न कारकों से, दो भिन्न निम्न कारकों से, एक कोर्ट मार्शल के संदर्भ में, दूसरा मौत की सजा के संदर्भ में। तो कोर्ट मार्शल के संदर्भ में राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है, परंतु 161 के तहत राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात राज्यपाल कोर्ट मार्शल के संबंधित कोई भी मामले को नहीं देख सकता है। साथ ही साथ मौत की सजा, राष्ट्रपति उन सभी मामलों को क्षमादान दे सकता है जहां मौत की सजा, लेकिन राज्यपाल क्षमा शक्ति मौत की सजा के मामलों में विस्तारित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल क्षमादान जो शक्ति होती है मौत की सजा के मामलों में विस्तारित नहीं होती, अर्थात मौत की जो सजा होगी उससे रिलेटेड क्षमादान राज्यपाल नहीं देता है, ध्यान रखिएगा।
अब जो अंतर, बेसिक अंतर है, उससे टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ यूज होता है, बार बार आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है, उससे हम लोग समझ लेते हैं। क्षमा में इसे दंडादेश या दोष सिद्धि दोनों से मुक्ति देना कहते हैं। शामिल किया था क्षमा में, जिस प्रकार के जैसे अभी दोष सिद्धि किया गया दंडादेश को, उस पर क्षमा कर सकते। ध्यान रहिएगा कि राज्यपाल मृत्युदंड में कोई भी क्षमादान का नहीं दे सकता या क्षमादान प्राप्त नहीं उसे है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है। ऐसे मामलों में वो अल्प प्रावधान कर सकता है, उम्र कैद की सजा के रूप में विस्तारित कर सकता है, पर उसे क्षमा उस दोष सिद्धि नहीं कर सकता है। इस ऐसे मामलों में ध्यान रखिएगा। टर्मिनोलॉजी ये सब यूपीएससी में पूछ चुका है इसलिए, और पीसीएस में भी पूछा है, तो ये सब आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब टर्मिनोलॉजी, तो ध्यान रख के आप लोग इसे कवर कीजिएगा। लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना शामिल किया जाता है, अर्थात अवधि को कम कर दिया। जैसे मृत्युदंड की को आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। जैसे मृत्युदंड हो तो उसे आजीवन कारावास कर दिया जाएगा, और जो कठोर दंड का प्रावधान किया गया है कठोर कारावास का, उसे साधारण कारावास में बदल सकता है लघुकरण प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट है परिहार। परिहार का अर्थ यह होता है कि इसमें दंड की प्रकृति को परिवर्तन कर दिया जाता है। दंड की जो प्रकृति होगी उसे ही परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे 2 वर्ष की कारावास को 1 वर्ष में कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, या 5 वर्ष की सजा होगी उसे 3 वर्ष 2 वर्ष जो भी होगा निर्धारण उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके तहत दंड की प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाएगा। विराम, विराम अर्थात कुछ समय के लिए विशेष परिस्थितियों में इसे रोक दिया जाता है, अर्थात जैसे इसके अंदर किसी दोषी महिला को प्राप्त मूल सजा का प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है, जैसे कि महिलाओं का गर्भावस्था की अवधि में सजा का परिवर्तित करना। यहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन उठा, कोई महिला सजा काट रही है, वो गर्भावस्था कैसे उसको धारण हो सकता है, तो 2 टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा यहाँ। ऐसी महिला भी गर्भावस्था हो सकती है जो सजा मिलने से पहले वह गर्भ धारण कर चुकी है, तो वैसे प्रक्रिया में इसे दिया जा सकता है विराम। और हालिया बहुत से मामले ऐसे देखने को मिले थे जहाँ पर वंश बढ़ाने के लिए ऐसी महिला जो सजा काट रही है, जो वंश बढ़ाने के लिए न्यायालय से अनुग्रह किया था, तो उन्हें गर्भ धारण करने के लिए एक प्रॉपर समय दिया गया था। और अगर ऐसी व्यक्ति अगर कोई गर्भ धारण कर लेती, महिला गर्भ धारण कर लेती है, तो उसे भी इस नियम के तहत विराम दिया जा सकता है। तो 2 टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। ऐसी महिलाओं को जो सजा के दौरान गर्भ धारण थी और बाद में उन्हें सजा प्राप्त हो गया, और साथ ही साथ दूसरा कि वंश धारण जो याचिका है उसके संदर्भ में अगर कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है, गर्भावस्था में आ जाती है, तो उसके संदर्भ में भी विराम की स्थिति कायम होती है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। परिविलंबन अर्थात इसके अंदर क्षमा या लघुकरण की कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान दंड प्रारंभ की विधि को आगे बढ़ाने या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना शामिल है। परिविलंबन या डिले जिसे कहा जाता है, इस संदर्भ में आप लोग ये सब चीज़ें समझ लीजिए। अब है कि 2-4 चीज़ें आप लोग जानिए। अब सारे मामलों को आप लोग पढ़ लिया, क्या मामला क्या था, घटनाक्रम क्या था, चीज़ें सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। जो चीज़ें था मेरे यथाशक्ति जितनी मैंने अभी तक अर्जित किया उसके संदर्भ में सारी चीज़ों को आप लोग को मैंने समझा दिया। अब इसके मैं व्यवहारिक पक्ष पर आता हूँ। व्यवहारिक पक्ष यह है कि अगर इस प्रकार की सज़ा मापती, इतने कठोर सज़ा मापती अगर सरकार देती है, तो इसके प्रति समाज में गलत मैसेज जाएगा। महिलाओं के जो सुरक्षा का जो मापदंड राज्य सरकार, केंद्र सरकार तय करती है, और जो हम एक सतत विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, वहाँ पर यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मेरा ये व्यू पॉइंट है। इस प्रकार के जो भी नियम कानून अगर बनाए गए हैं तो उसमें सारे व्यवहारिक पक्ष को देखने की ज़रूरत है। केवल यह नहीं कि वो व्यक्ति 14 वर्ष की सज़ा काट लिया है और उसे क्योंकि माफ़ी की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माफ़ी दी जा सकती है, तो उसके लिए वो उसे माफ़ कर दिया जाए। मेरा यह मानना है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार
या जघन्य अपराध जैसे जीनोसाइड हो, उन सब मामलों में यह टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाता है माफ़ी का, वो समाप्त किया जाना चाहिए। उसे किसी भी तरीके से समाज में खुले रहने की उन प्रक्रियाओं को शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है जो उस अपने किसी कालखंड में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। आप सोच सकते हैं महिला जो उत्पीड़न के मामले अब कैसे बढ़ सकते हैं, जैसे कि निर्भया कांड में देखने को मिला। निर्भया कांड में बार बार बहुत से नियम कानून को परिवर्तन किया गया, सख्त कानून बनाया गया। तो पहले क्या होता था, बलात्कार की स्थिति, रेप की स्थिति उत्पन्न होती थी, महिलाएं थाना पुलिस करती थी, सभी जगह वो जाती थी, तो उन्हें न्याय की प्रक्रिया में समय लगता था, उन्हें प्राप्त भी होता था। पर अब निर्भया कांड के बाद देखने को मिला है कि अपराधियों में कि महिलाओं की हत्या बढ़ गई, हत्या का क्रम बढ़ गया है। रेशियो जो देखने को मिला है 37 से 40% एक आंकड़े के अनुसार, जो यह आंकड़ा बताता है क्या कि महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो बढ़ गया है, यानी हत्या का मामला बलात्कार की घटना के बाद। पहले ये घटना बहुत कम था, तो यह एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसके भी। तो यह सरकार को इस पक्ष पर सोचने की ज़रूरत है कि हम पूर्व की गलतियों से कैसे सीखें। दूसरी कि किसी प्रकार के की गैंग रेप जो होता है उसे किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हमें उसे माफ़ी की कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसके दो पक्ष, दो आधार मैं देता हूँ। क्यों? एक तो महिला सशक्तिकरण के मामले में, दूसरा हम समाज को किस दिशा में मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण का कार्य व्यापक तरीके से कर रही है, दूसरे तरफ से कि इस प्रकार के जो सजाप्ता व्यक्ति उसे हम माफ़ भी कर रहे हैं। तीसरा, एक चीज़ और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि न्यायालय को एक दिशा निर्देश जरूर जारी करना चाहिए। इस प्रकार के मामले में राज्य हमेशा सख्त ही निर्णय ले। हम यहाँ मानवीय और व्यवहारिक पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं महिला की दृष्टि से। अब कोई महिला देखिए, महिलाएं किसी भी पक्ष की हो, किसी भी धर्म की हो, महिलाओं का जो शोषण लगातार होता आ रहा है कालांतर से, वो निरंतर इस प्रकार की प्रक्रियाओं से बढ़ता जाता और जघन्य होता जाता है। बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अमूमन पेज के जब भी पेज आप पेपर पढ़िएगा उसके हर एक दूसरे पेज पर महिला उत्पीड़न के मामला देखने को मिलता है। तो जघन्य अपराध में अगर इस प्रकार के चीज़ें अगर सज़ा माफ़ी दी जाती है तो जो व्यक्ति है विशेष रूप से उसके मन मस्तिष्क में इन घटनाओं के प्रति कुछ और भी बैकडोर में और भी घटनाएं रोन सकती है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। चौथा पॉइंट कि जो भी पीड़ित व्यक्ति पीड़िता है उन पर है ना, उनके मस्तिष्क में न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। जैसे कि जो विल्किस बानो है उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया भी है, विभिन्न चैनलों पर यह बात बोला गया है कि मुझे आज न्यायिक व्यवस्था से भ्रम टूट गया, न्यायिक व्यवस्था से विश्वास टूट गया। साथ ही इनके पति जो हैं उनके द्वारा भी यह बोला गया कि हम पिछले कई दशकों से 15 अपना ठिकाना बदल चुके, अब हम डर के भावना से हम लोग अब जीना मजबूर होंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो कृत्य जो लोग करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, उनके पास सशक्त बल होता है, समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उन दबाव वो बना सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सज़ा जो काट रहा है व्यक्ति वो सज़ा काटने के बाद पूर्ण 100% उनका मस्तिष्क परिवर्तन हो जाए। हाँ, एक पक्ष हो सकता है कि उनका मस्तिष्क परिवर्तन हो गया होगा, ऐसे माफ़ी दी जानी चाहिए। पर मेरा यह स्पष्ट मानना है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इस प्रकार के मामलों में कभी भी राज्य को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए, उस पर पुनः विचार करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है तो माननीय न्यायालय से मेरा भी अनुरोध है कि इस जो सज़ा माफ़ी किया गया है उसे रद्द किया जाए और उस व्यक्ति विशेष को आजीवन कारावास का दंड पुनः बहाल किया जाए। और तीसरा पक्ष यह भी है, खुद वो महिला जो 11 व्यक्ति से संबंधित जो महिला होंगे उन्हें भी सोचना चाहिए कि आप एक महिला
महिला हैं और महिला की गरिमा क्या होती है। पर किसी व्यक्ति विशेष ने गलती किया है तो उसका मौन स्वीकृति इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उसके आपके संबंधी, सगे संबंधी हैं या आपके पति हैं, भाई है, बहन भाई हैं, कोई और भी संबंध आपका स्थापित हो, तो मौन स्वीकृति इस प्रकार के लोगों के साथ नहीं अपनाई जा सकती। उन्हें समाज से हर स्तर पर प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत है, सामूहिक बहिष्कृत करने की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों के ऐसे नज़ीर पेश हो कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी घटनाएं करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। पर यह व्यवहारिक पक्ष है, पर एक एस्पिरेंट के तौर पर सारे पक्षों को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो आप लोगों को जब तक नहीं पूछे इंटरव्यू बोर्ड में कि आपका व्यवहारिक पक्ष क्या है, तो आप इन व्यवहारिक पक्षों पर कभी मत जाइएगा। जो भी सारे नियम कानून है, राज्यपाल की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, राज्य सरकार किस रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश है और धारा 432 और 433 ये क्या कहता है, इसी पर आप लोग रहिएगा। जब तक आपसे इंटरव्यू बोर्ड में नहीं मेंबर पूछ ले कि आपका इसमें व्यक्तिगत राय क्या है, और व्यक्तिगत राय हमेशा आप महिला बिहाफ में ही आंसर रखिएगा, ताकि आपका नेगेटिव पक्ष उनके आपके बिहाफ में ना चला जाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती है तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, और सभ्य समाज को बनाने के लिए एक सशक्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है। यह सभी विद्वानों का भी, बहुत से विद्वानों का मानना है, जो भी प्रथम पंक्ति के विद्वान हैं उनके द्वारा भी, और जो भी आप इसके संदर्भ में चीज़ें सोचेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपका व्यू इसी रूप से होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे आप लोगों का कवर हो गया होगा। तो ज़रूर चैनल को अंत में आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, और वेबसाइट से ज़रूर जुड़िए। ऐप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ था कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं वहाँ से। और साथ में ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड ऐप आप लोग चलाते हैं तो ऐप्स ज़रूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, युक्ति IAS का इस प्रकार का लोगो मिलेगा। आप लोग वहाँ पर आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत से टेस्ट, कल ही आप लोग के लिए 68 BPSC का टेस्ट को लाया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जल्द ही UP PCS और UPSC का भी टेस्ट सीरीज जल्द ही स्टार्ट होगा अगले सेशन के लिए, तो आप लोग ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा जो भी नए स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, युक्ति IAS पर बने रहने के लिए, और हमारा सपोर्ट आप लोग अंत तक बनाए रखिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद।